हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन और आभार है। इसी आशा के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी जो लास्ट 2 क्लासेस हुई हैं, हमने उसमें हिंदी से आधुनिक काल का जो हमारा साहित्य है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की हमने स्टार्ट की है और उसके 2 भाग हो चुके हैं। अगर आपने वो 2 भाग अब तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, उन्हें भी ज़रूर देखें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। चलिए अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी रचना रामचरित उपाध्याय की नहीं है पे ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा गया है। तो रामायण रामचरित, रामचंद्रिका, रामचरित चंद्रिका, उत्तर रामचरित। तो रामायण रामचरित, रामचंद्रिका और रामचरित चंद्रिका, ठीक है, ये तीनों ही रचनाएं रामचरित उपाध्याय जी की हैं, उत्तर रामचरित नहीं है। तो ध्यान रखें आप, रामायण रामचरित, रामचंद्रिका, रामचरित चंद्रिका, ये तीनों रचनाएं रामचरित उपाध्याय जी की हैं। अगला प्रश्न देखें, मृत्युंजय नामक रचना किसकी है? मृत्युंजय रचना जो है वह किसकी है? सत्यनारायण कविरत्न, गिरिधर शर्मा नवरत्न, रायदेवी प्रसाद पूर्ण की या रामचरित उपाध्याय की? तो मृत्युंजय नामक जो रचना है रायदेवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है मृत्युंजय। याद रखें, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है मृत्युंजय रचना से संबंधित। अगला प्रश्न देखें, सत्य पार्वती प्रेम यशोदा नामक उपन्यास किसके हैं? 4 उपन्यास हैं, किसके? कौन से? सत्य, पार्वती, प्रेम और यशोदा। और ये किसके हैं? कामता प्रसाद गुरु जी के उपन्यास हैं, सत्य, पार्वती, प्रेम और यशोदा। और ये भी ध्यान रखें, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि अगर आपसे पूछा जाता है तो किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का चयन करना है आपको। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैथिली शरण जो गुप्त थे, जो ये अपना गुरु मानते थे, ठीक है, किसको? वो मानते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु मानते थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखें कि मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु कौन थे? साहित्यिक गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है। इसके अलावा ये पंक्ति तो बिल्कुल ठीक है, ठीक, ये पंक्ति जो है वह मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगली पंक्ति क्या? अगला जो है ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य राग व आग का कवि कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य राग व आग का कवि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार ये प्रश्न, ठीक है, कि आधुनिक युग की गीता किसे कहा गया है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है कुरुक्षेत्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कुरुक्षेत्र, इसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है, ठीक है। कुरुक्षेत्र को जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है, और इसको क्या कहा गया है? आधुनिक युग की गीता, ये भी ऑप्शन ठीक है। कुरुक्षेत्र में 12 सर्ग हैं, नहीं, कुरुक्षेत्र में 12 सर्ग नहीं है, कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं कुरुक्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में 12 सर्ग हैं, यह गलत है क्योंकि कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं, ध्यान रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी प्रबंधात्मक रचना नहीं है? ठीक है, प्रबंधात्मक रचना नहीं है, ठीक है, कौन सी प्रबंधात्मक रचना नहीं है? कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये भी है, प्रबंधात्मक रचना है। उर्वशी भी प्रबंधात्मक रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा नहीं है। रश्मिरथी भी है, ठीक है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। सभी रचनाएं किसकी हैं? ये दिनकर जी की रचनाएं हैं, सभी ध्यान रखें आप,
इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी ये। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा और रश्मिरथी। परशुराम की प्रतिज्ञा जो है वो चीनी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप रामधारी सिंह दिनकर ने इसकी रचना की थी। चीनी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप किसकी रचना की गई है? परशुराम की प्रतिज्ञा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जो चीनी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि चीनी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है, ठीक है, तो कौन सी है? परशुराम की प्रतिज्ञा, ठीक है, 1963 इसका काल है, ध्यान रखें 1963 काल है इसका। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का चयन करना है, ठीक है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी। ये भी ध्यान रखें जो कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ इस पर मिला है, ठीक है, इस पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ दिया गया है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ, ठीक है, पुरस्कार दिया गया है इस पर। इसके अलावा हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिणी, और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखें आप, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है किस पर? हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। कुरुक्षेत्र पर जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। हिमहास, ठीक है, उदय शंकर भट्ट की नहीं है। हिमहास किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की रचना है। हिमहास जो है रामकुमार वर्मा की रचना है हिमहास। ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट रचना है या कश्मीर से संबंधित रचना है, ठीक है, इसमें कश्मीर से संबंधित कुछ तथ्य हैं इसमें, ठीक है। हिमहास कश्मीर से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी रचना कश्मीर से संबंधित है, तो ये हिमहास कश्मीर से संबंधित है, ठीक है, याद रखें। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी जी का निबंध है, ठीक है, श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं वो महादेवी जी का निबंध है, ठीक है, ध्यान रखें आप इन सभी को। अगला देखें, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पढ़ें आप। रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय से असंबंधित प्रश्न है, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। यह रचना किसकी है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। इसका काल क्या है? 1956। इसका काल क्या है? 1956 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखें 1956 ईस्वी इसका काल है। और इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ भी दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को, किस पर? कुरुक्षेत्र पर। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय पर, ठीक है। ये रचना कब की है? 1956 की रचना है, लेकिन साहित्य अकादमी जो दिया गया है 1959 में दिया गया है, ठीक है। साहित्य अकादमी 1959 में इस पर मिला है रामधारी सिंह दिनकर जी को, याद रखें आप इस चीज़ को। अब इसका ऑप्शन देखें, इसमें क्या पूछा गया है? असंबंधित कथन पूछा गया आपसे। असंबंधित कथन क्या है? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर व इकबाल को नवोत्थान कवि के रूप में वर्णित किया गया, ठीक है, टैगोर और इकबाल, ठीक है, इसमें वर्णन है टैगोर और इकबाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस रचना में टैगोर व इकबाल को नवोत्थान कवि के रूप में वर्णित किया गया है, तो ध्यान रखें दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और इकबाल को नवोत्थान कवि के रूप में वर्णित किया गया है। किस रूप में वर्णित किया गया है? नवोत्थान कवि के रूप में वर्णित किया गया है टैगोर को और इकबाल को। ये चीज़ ध्यान रखें, ये तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? मानव सभ्यता को 4 भागों में विभाजित किया गया, बिल्कुल ठीक है। जो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है दिनकर की, इसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में विभाजित किया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? अकबर के राज्यरोहण, ठीक है, राज्यरोहण है यहाँ पे, ध्यान रखें इसको, राज्यरोहण। अकबर के राज्यरोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखे जाने का वर्णन नहीं है, ये गलत है। अकबर के राज्यरोहण से, ठीक है, अकबर के राज्यरोहण तक, ठीक है, सरकारी हिसाब किताब जो था वो हिंदी भाषा में रखे जाने का वर्णन है, ठीक है। इसमें क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय में अकबर के राज्यरोहण तक, ठीक है,
सरकारी हिसाब किताब हिंदी भाषा में रखे जाने का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, किया गया है वर्णन, इसमें ध्यान रखें, इसको किया गया है वर्णन। तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। जो इसका प्रश्न का उत्तर है वह हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला लेकिन हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत किया गया है इस रचना में। ठीक है, जो संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर जी की रचना है, इसमें भारतीय संस्कृति के जो मूल उपादान है, भारतीय संस्कृति के जो मूल उपादान है, इसका ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत किया गया है इस रचना में। ठीक है, इसका क्या किया गया है, ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत किया गया। तो इस जो प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें कई सारे इसमें प्रश्न बन रहे हैं, 3-4 कम से कम प्रश्न बन रहे हैं इस वाले प्रश्न से ही। ठीक है, सिर्फ सिंगल मात्र ये ना समझें कि आप सिर्फ एक प्रश्न, इसके अंतर्गत कई प्रश्न बनते हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का चयन करना है। क्या करना है, असंगत कथन का चयन करना है जो इसमें संगत नहीं है। परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में बता चुकी हूँ। कुरुक्षेत्र 1960 नहीं है, कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है। कुरुक्षेत्र क्या है, 1946 की रचना है। ठीक है, कुरुक्षेत्र क्या है, 1946 की रचना है। कुरुक्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है। उर्वशी 1961 की रचना है। उर्वशी क्या है, 1961 की रचना है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी क्या है, 1961 की रचना है। उर्वशी क्या है, 1961 की रचना है। एक चीज़ और ध्यान रखें, पिछले लास्ट मैंने ऊपर क्वेश्चन में आई थिंक सो ये गलती से बता दिया है कि इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो उर्वशी पर दिया गया है 1972 में। ठीक है, ध्यान रखें आप। कुरुक्षेत्र पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, वो मैंने फ्लो में शायद गलती से निकल गया है मुझसे, तो ध्यान रखें आप। उर्वशी पे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दिनकर जी को। ठीक है, दिनकर जी को उर्वशी पे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किस पे दिया गया है, उर्वशी पर 1972 में दिया गया है। कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा बता चुकी हूँ, चीनी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने लिखा था इसको, 1963 है। संस्कृति के 4 अध्याय में आपको पीछे बता चुकी हूँ, 1956 की रचना है। 1959 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो दिनकर जी की 2 रचनाएं जो पुरस्कृत की गई हैं, एक तो उर्वशी है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया है, और 1961 की रचना है कुरुक्षेत्र, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा संस्कृति के 4 अध्याय जो है 1956 की रचना है, लेकिन इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है 1959 में दिया गया है। तो ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें सारी चीजें इस पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तार सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, तार सप्तक में कौन नहीं आगे है। ठीक है, तार सप्तक मतलब होता है आगे द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, इसमें 7 कवियों का पेयर बना हुआ है, उनकी रचनाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तार सप्तक, पहले बात तो ये आप ध्यान रखें, जो प्रथम तार सप्तक बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रथम तार सप्तक नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रथम तार सप्तक नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ तार सप्तक बोला जाता है। ठीक, आप नगेंद्र उठा लें, आप बच्चन सिंह उठा लें, ठीक है, इसके अलावा शुक्ल उठा लें, ठीक है, आप जो भी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उन पर उठाएं, आप उनमें प्रथम तार सप्तक नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ तार सप्तक पूछा जाता है। ऐसा ही एक प्रश्न बना था अभी लास्ट एग्जाम में प्रीवियस में कि तार सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है। तो स्टूडेंट्स को ये लगा कि सभी तार, जितने भी 4 सप्तक हैं उनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो उसका नाम ढूंढना है। तो सभी बच्चे स्टूडेंट कन्फ्यूज होगा कि ये तो सारे स्टूडेंट हैं तार सप्तक में, तो लेकिन वहाँ तार सप्तक का मतलब ये था कि जो स्टार्टिंग वाला तार सप्तक था, पहला जो आया था, उस तार सप्तक का मतलब था प्रश्न में। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, तार सप्तक का मतलब यहाँ सिर्फ तार सप्तक है, प्रथम वर्थम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो तार सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है, आज्ञे हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे, मदन वात्स्यायन नहीं है। ठीक है, मदन वात्स्यायन तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा आपने अगर अपनी ट्रिक्स बनाई ही है, ठीक है, निमोनिक्स बनाया है तो बहुत अच्छा। इसके अलावा मैंने भी अपना एक निमोनिक्स बनाया है, अमुने गिरी राम प्रभा। ठीक है, अमुने गिरी राम प्रभा,
आप इसके माध्यम से तार सप्तक के 7 कवियों को याद कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका निमोनिक्स है तो आप इसको बिल्कुल ना चेंज करें, अगर नहीं है तो आप इस निमोनिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। आ से मतलब हो गया आज्ञा, मु से मतलब हो गया मुक्तिबोध, ने से मतलब हो गया नेमीचंद जैन, गी से मतलब हो गया गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। राम से मतलब रामविलास शर्मा, प्रा से मतलब हुआ प्रभाकर माचवे, भा से मतलब हो गया भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। तो ये 7 कवि हैं हर एक सप्तक में, ठीक है। 4 सप्तक आए हैं, पहला 1943 में, दूसरा 1951, 59 और 79, 4 सप्तक तक आए हैं। तो आप इनकी डेट भी याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखें, चौथे तार सप्तक का समय काल है, अभी मैंने आपको बताया है, आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा। तो चौथे तार सप्तक का जो समय है वह है 1979, पहला 1943, 51, ठीक है, उसके बाद 59, 79, ठीक है, 59, ठीक है, 59 था ये, ठीक है, 59, 59, 79। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का चयन करना है आपको। राम की शक्ति पूजा 1936 बिल्कुल ठीक है। सरोज स्मृति 1930 नहीं है, सरोज स्मृति 1935, ठीक है, सरोज स्मृति 1935 है। तोड़ती पत्थर 1935, अनामिका 1923, ठीक है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? निराला जी की रचनाएं, ठीक है। ये सभी रचनाएं महाप्राण निराला जी की रचनाएं हैं और सभी की सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके रचना काल के साथ इनको याद रखें, सभी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इवन राम की शक्ति पूजा तो यूजीसी नेट में सम्मिलित भी है ये रचना, ठीक है। राम की शक्ति पूजा को यूजीसी नेट में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो आपको वहाँ इसको संपूर्ण रूप से पढ़ना भी है। सरोज स्मृति 1935, तोड़ती पत्थर 1935, अनामिका 1923, ठीक है, 23। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। बहुत मार्मिक पंक्ति है, कविता है ये, ध्यान रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखें, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा, इसके अलावा लाक्षणिक पदावली, ठीक है, लक्षण और चित्रात्मक, ये किस युग की कविता की विशेषता है? तो यह है छायावादी युग के कविता की विशेषता है। चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, व्यक्तिवाद, ठीक है, विरह की प्रधानता है, ठीक है, ये सभी क्या है? छायावाद युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखें, छायावाद की पहली रचना किसको माना जाता है? झरना को माना जाता है। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? झरना है। अगला प्रश्न देखें, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक के द्वारा किया गया है? छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया है, ठीक है, मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया है प्रथम प्रयोग। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक जो सर्ग है, ठीक है, साकेत में कितने सर्ग हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं साकेत में? 12। रामानंद के शिष्य कितने? 12। साकेत में सर्ग कितने? 12, ठीक है। तो आप इनको याद रखें, रामानंद के शिष्य कितने? 12, साकेत में सर्ग कितने? 12, ठीक है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? वह है नवम सर्ग, जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन है, ठीक है। उर्मिला का विरह वर्णन जिसमें है वह कौन सा है? नवम सर्ग है, जिसने उर्मिला को महान बना दिया। महानतम कृति है उर्मिला से संबंधित, ठीक है, जिसमें हर एक जब कृति की गई, रचना की गई, जिसमें राम को, सीता को सबने दिखाया, उनका सबने वर्णन किया है, लेकिन उर्मिला कहाँ गई जिसने अपने पति को छोड़ा, जिसने वनवास, राम सीता लक्ष्मण ने वनवास झेला, उनका वनवास हुआ, लेकिन उनके साथ साथ उर्मिला का भी तो वास था, उर्मिला का भी तो विरह था। उसको जो दिखाया गया है वह किस में दिखाया गया है? साकेत में। बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, बहुत अच्छी रचना है जो भी है, ठीक है। नवम सर्ग इसका क्या है? बहुत मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किसी अन्य नाम से अभिहित किया, किस अन्य नाम से अभिहित किया गया है? ठीक है, किस अन्य नाम से अभिहित किया गया है? किसको? रामचंद्र शुक्ल द्वारा साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है,
गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी रचना क्या है? उद्धव शतक। जिनकी रचना क्या है? उद्धव शतक 1929। जिनकी रचना क्या है? उद्धव शतक 1929। ठीक है, ब्रज भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट रचना है उद्धव शतक रत्नाकर की 1929। इसके अलावा बिहारी सस्सई की अब तक जो सबसे प्रमाणित जो टीका मानी जाती है वो बिहारी रत्नाकर की मानी जाती है। रत्नाकर की, बिहारी रत्नाकर के नाम से बिहारी सस्सई की सर्वाधिक प्रमाणित जो टीका लिखी है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई है। ये भी ध्यान रखें आप, बिहारी रत्नाकर के नाम से। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का चयन करना। उद्धव शतक ब्रज भाषा में, जैसा मैंने बताया आपको, फूलों का गुच्छा ब्रज भाषा में। फूलों का गुच्छा किसकी है? ये फूलों का गुच्छा किसकी है? ये फूलों का गुच्छा। इसके अलावा फूलों का गुच्छा है हो गई दशरथ विलाप। ठीक है, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की। ठीक है, किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की रचना है दोनों, हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, ध्यान रखें आप, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान रखें आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। ये ब्रज भाषा में नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है? ये ब्रज भाषा में नहीं है। ठीक है, ये असंगत हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका उत्तर तो ये है फूलों का गुच्छा, और इसके अलावा एक जो रचना है वह है दशरथ विलाप। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, और ये दोनों ही रचनाएं खड़ी भाषा में है। किस में है? खड़ी बोली में। किस में है? खड़ी बोली में। दोनों ही रचनाएं खड़ी बोली में, ध्यान रखें, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। श्यामा स्वप्न, ठीक है, ब्रज भाषा में। काश्मीर सुषमा भी ब्रज भाषा में। ठीक है, ध्यान रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? किसके द्वारा लिखी गई हैं ये पंक्तियां? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई हैं पंक्तियां। अगला प्रश्न देखें, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है? संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक है लाला श्रीनिवास दास का। ठीक है, क्या है? नाटक है लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, और इसकी सच्ची समालोचना किसके द्वारा की गई है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसकी सच्ची समालोचना की गई है। ठीक है, और आज आपके लिए 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आशा है मुझे आप सभी के लिए ये उपयोगी साबित होंगे और आप सभी को ये पसंद भी आए होंगे। ठीक है, अगर पसंद आए हों तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से मुझे अपने सुझाव भी ज़रूर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।